हेलो, तो कैसे हैं आप सब। अच्छा, जैसा कि हमारी मारूज़ी सवालात की सीरीज़ चल रही थी, तो हमने सबक नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिए थे, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। आज हम फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं, बाब नंबर 3, जिसका नाम है डायनेमिक्स। और इसके मैंने 40 एमसीक्यूज़ बनाए हैं, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें से अक्सर एमसीक्यूज़ इसमें से आते हैं। तो अगर आप इन एमसीक्यूज़ को देखें तो मैंने अलहदा से इनको एक मश्की सवालात और अहम एमसीक्यूज़ में तश्कील दिया है। मतलब कि मश्की सवालात पहले पहले दिए हुए हैं, क्योंकि इनमें से अक्सर आते हैं मश्की सवालात में से, और अहम एमसीक्यूज़ जो हैं बुक्स चैप्टर के दरमियान में से आए हैं। तो अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि पेपर में कोई एमसीक्यूज़ आपकी नज़र में आए और आपको वो ना आता हो, ठीक है। तो चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास, जब हम किसी पत्थर को पाँव से ठोकर मारते हैं तो हमारे पाँव पर चोट लगती है। न्यूटन के कानून के मुताबिक इसकी वजह क्या है? इनर्शिया, वेलोसिटी, मोमेंटम या पत्थर का रद्द अमल। अब देखो, हमने पत्थर को पाँव से ठोकर मारी, ये हमारा हो गया रिएक्शन, लेकिन ठोकर लगने से हमारे पाँव पे भी चोट लगी, तो ये क्या हो गया? रिएक्शन फोर्स होगी। तो न्यूटन का कानून क्या कहता है कि जैसे ही हम कोई रिएक्शन लगाते हैं तो उसका बराबर ही लेकिन मुखालिफ सिमत में रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन पत्थर का रद्द अमल यानी रिएक्शन फोर्स ये हमारी लगी, उसके पत्थर की लगी, जिससे हमें चोट लगी, ठीक है। सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं। कोई जिस्म यकसा एक्सेलरेशन के साथ अपनी हरकत इस वक्त तक जारी रखेगा जब तक हासिल फ़ोर्स कम होना शुरू हो जाए। इस पर हासिल फ़ोर्स एक मुसलसल मुस्तकिल कीमत पर कायम हो, हासिल फ़ोर्स सिफ़र हो जाए, फ़ोर्स वेलोसिटी के अमूदन हो जाए, ठीक है। तो इसका जो जवाब बे है वो दुरुस्त है। इस पर हासिल फ़ोर्स एक मुसलसल मुस्तकिल कीमत पर कायम रहेगी। तफसीली मफ़हूम आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं पढ़ रहा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अच्छा, सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते चलें। एक बाल, गेंद होती है ना, गेंद, एक बाल इब्तदाई मोमेंटम के साथ, मोमेंटम पी के साथ दीवार से टकराती है और इसी वेलोसिटी से आपस में वापस पलटती है। टकराव के बाद इसका मोमेंटम पी प्राइम होगा, इसको पढ़ते हैं प्राइम, ठीक है, पी प्राइम होगा मेरे पास। तो इसका मोमेंटम पी प्राइम क्या होगा, ठीक है। तो जवाब हमारे पास दुरुस्त जवाब जो है पे है, पी प्राइम इज इक्वल टू माइनस पी के, ठीक है। उसके अलावा सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते चलें। एक ज़र्रा मास एम वेलोसिटी वी से हरकत करते हुए इसी जितने मास का साकिन ज़र्रे से टकराता है, टकराव के बाद दूसरे ज़र्रे की वेलोसिटी क्या होगी? इसका जो दुरुस्त जवाब है वो वेलोसिटी v होगी, पहले ज़र्रे की वेलोसिटी के बराबर ही होगी, क्योंकि पहला जो मास का ज़र्रा है उसने वेलोसिटी से हरकत करते हुए यानी v से हरकत करते हुए उस मास को टक्कर मारी है, तो उसकी वेलोसिटी भी इसकी एक जैसी ही होगी, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते चलें। वो कहता है फ़ोर्स और वक्त के हासिल ज़र्ब को क्या कहा जाता है? एक्सेलरेशन, इम्पल्स, टार्क या इनर्शिया? तो फोर्स और वक्त के हासिल ज़र्ब को इम्पल्स कहा जाता है। सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते चलें। तो वो कहता है मशीनों के मुतहर्रिक पुर्ज़ों में बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल क्या फ़ायदा देता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कम रोलिंग फ्रिक्शन में बदलता है, यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कम रोलिंग फ्रिक्शन में बदलता है, मास बढ़ा देता है, स्पीड कम कर देता है, गरमाइश बढ़ाता है। तो ज़ाहिर सी बात है, बॉल बेयरिंग जो है हमारे पास रोल करते हैं, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होती है वो कम होके रोलिंग फ्रिक्शन में तब्दील हो जाती है। अच्छा, सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ते चलें। किसी जिस्म पर रद्द अमल करने वाली हासिल फ़ोर्स के मोमेंटम के हवाले से तारीफ़ करें। मोमेंटम का हासिल ज़रब, मोमेंटम के तब्दीली की शरह, कुल मोमेंटम, स्केलर मोमेंटम। तो हमारे पास दुरुस्त जवाब होगा मोमेंटम में तब्दीली की शरह होगी, ठीक है। जरा दुरुस्त जवाब बे जवाब है। सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते चलें कि खला में एक खला नोड
अपने स्पेसशिप को वापस जाने के लिए दस्ती रॉकेट फायर करता है, इसे किस सिमत में रॉकेट फायर करना चाहिए? यानी ये खला में खलाबाज जो है, ठीक है, अपने स्पेसशिप को वापस जाने के लिए दस्ती रॉकेट फायर करता है, इससे किस सिमत में रॉकेट फायर करना चाहिए? तो कहता है कि मतलूबा सिमत में, मतलूबा हरकत की सिमत में ही, मतलूबा हरकत के मुखालिफ सिमत में, आमूदन ऊपर की तरफ, या किसी भी सिमत में। तो क्या करेगा वो? मतलूबा सिमत, मतलूबा हरकत के मुखालिफ सिमत में वो जो है रॉकेट फायर करेगा। उसके बाद क्या कहता है, सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते चलें तो कहता है डायनामिक्स फ़िज़िक्स की किस ब्रांच का हिस्सा है? इसमें किस का मुताला किया जाए? ये डायनामिक्स की डेफिनेशन आ गई। काइनेमैटिक्स बगैर फोर्स की हरकत के, मैकेनिक्स फोर्स और हरकत पर फोर्सेस के असरात का मुताला, साउंड आवाज़ की लहरों का मुताला, ऑप्टिक्स रोशनी का मुताला। तो डायनेमिक्स जो है वो मैकेनिक्स की एक ब्रांच है, ठीक है। फोर्सेस और हरकत पर फोर्सेस के असरात का मुताला किया जाता है इसमें। सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ते चलें तो वो कहता है कि किसी जिस्म में मौजूद मादे की कुल मिक़दार का तायुन किस तिबी मिक़दार से होता है? वज़न, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी। तो मास से हमें ये पता चलता है कि मादे में मौजूद, जिस्म में मौजूद मादे की मिक़दार कितनी है, ठीक है। मास, ये वाला लाजमी याद रखना, मास, ठीक है। दुरुस्त जवाब जो है बे। और सवाल नंबर 11 की तरफ बढ़ते चलें कि किसी जिस्म की वो खसूसियत जिसकी बना पर वो अपनी रेस्ट के हालत या यकसां वेलोसिटी में तब्दीली की मज़ामत करता है, क्या कहलाती है? मोमेंटम, एक्सेलरेशन, ग्रेविटी, इनर्शिया या जमूद। तो हमने इनर्शिया की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो इनर्शिया की डेफिनेशन बिल्कुल इसी स्टेटमेंट से मैच कर रही है, तो हम इसे इनर्शिया, ऑप्शन बे जो है हमारे पास, उस पर निशान लगाएंगे। तो दुरुस्त जवाब हमारे पास इनर्शिया है। सवाल नंबर 12 की तरफ बढ़ते चलें कि मशहूर साइंसी किताब प्रिंसिपिया मैथमेटिका किस साइंसदान की तसनीफ़ है? ठीक है, गलीलो, सर आइंस्टाइन, सर आइजैक न्यूटन, आइंस्टाइन या आर्किमिडीज। ठीक है, तो ये जो किताब है ना प्रिंसिपिया मैथमेटिका, ये सर आइजैक न्यूटन की तसनीफ़ है, मतलब कि ये सर आइजैक न्यूटन ने लिखी थी। उसके बाद सवाल नंबर 13 की तरफ बढ़ते चलें। कहता है कि न्यूटन के किस कानून हरकत को कानून इनर्शिया भी कहा जाता है? न्यूटन का पहला कानून हरकत, न्यूटन का दूसरा कानून हरकत, तीसरा कानून हरकत या कानून ग्रेविटेशन। तो न्यूटन का पहला कानून हरकत जो है ना, उसे कानून इनर्शिया भी कहा जाता है। तो सवाल नंबर 14 की तरफ बढ़ते चलें। जब एक तेज़ रफ्तार से चलती बस यकदम ब्रेक लगा कर रुकती है तो मुसाफिर आगे की तरफ क्यों गिरते हैं? बस के मास की वजह से, मुसाफिरों के जिस्म के इनर्शिया की वजह से, जो हरकत जारी रखना चाहते हैं, ग्रेविटी ख़त्म होने की वजह से, फ्रिक्शन बढ़ने की वजह से। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो बे जवाब है, मुसाफिरों के जिस्म के इनर्शिया की वजह से जो हरकत जारी रखना चाहता है। सवाल नंबर 15 की तरफ बढ़ते चलें। एक न्यूटन फोर्स की बुनियादी एसआई यूनिट्स की सूरत में तारीफ़ क्या है? एक न्यूटन जो है वो किसके बराबर होता है एसआई यूनिट्स में? तो हमारे पास एक न्यूटन जो है ना वो बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड के। तो जवाब बे इसका दुरुस्त है, ऑप्शन बे इसके दुरुस्त है। सवाल नंबर 16 की तरफ बढ़ते चलें तो वो कहता है कि न्यूटन के तीसरे कानून हरकत में अमल और रद्द अमल की फ़ोर्सें एक दूसरे को ज़ायल क्यों करती हैं? क्योंकि वो बराबर नहीं होती, क्योंकि वो दो तो जो है ना इस पे क्या होता है कि क्योंकि वो दो मुख्तलिफ इज्साम पर अमल करती है। ठीक है, न्यूटन के तीसरे कानून। सवाल नंबर 16 का जो दुरुस्त जवाब है वो है क्योंकि वो दूसरे दो मुख्तलिफ इज्साम पर अमल करती है। उसके बाद सवाल नंबर 17 की तरफ आते हैं तो वो कहता है मेज़ पर पड़ी हुई किताब पर नीचे की तरफ वज़न और ऊपर की तरफ नॉर्मल फ़ोर्स FN अमल करती है। ये फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करके किताब को सुकून में रखती हैं, एक्सेलरेशन पैदा करती हैं, फ्रिक्शन बढ़ाती हैं या किताब को गिरा देती हैं। अब देखो मेज़ पर एक किताब पड़ी है, ऊपर से कोई फ़ोर्स लग रही है, नीचे से वज़न की फ़ोर्स लग रही है। ठीक है, तो ये दोनों फोर्सेस आपस में मतलब कि एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। तो जवाब जो है हमारे पास अलिफ ऑप्शन है, एक दूसरे को कैंसिल करके किताब को सुकून में रखती हैं।
तो सवाल नंबर 18 की तरफ बढ़ते चलें तो वो कहता है कि जब बंदूक की गोली फायर की जाती है तो बंदूक पीछे की तरफ झटका क्यों खाती है? गोली के छोटे मास की वजह से, न्यूटन के तीसरे कानून के तहत, गोली का बंदूक पर मसावी मुखालिफ रद्द अमल होने की वजह से, हवा के दबाव की वजह से, इनर्शिया ख़त्म होने की वजह। तो न्यूटन के तीसरा कानून जो है कि वो हर एक रिएक्शन का जो है बराबर लेकिन ऑपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है। तो न्यूटन का तीसरा कानून वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है, दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 19 की तरफ बढ़ते चलें तो वो कहता है कि मास के एक स्केलर मिकदार है जो हर जगह यकसां रहती है, जबकि वज़न एक स्केलर मिकदार है जो तब्दील नहीं होती, वेक्टर मिकदार है जो जिसका यूनिट न्यूटन है और बुलंदी के साथ बदलता है, और बेसिमत मिकदार है या मुस्तकिल कीमियाई इकाई है। तो जवाब नंबर बी जो है हमारे पास दुरुस्त जवाब है, वेक्टर मिकदार है जिसका यूनिट न्यूटन है और बुलंदी के साथ बदलता रहता है, ठीक है। सवाल नंबर 20 की तरफ बढ़ते चलेंगे। न्यूटन के कानून ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला, ठीक है, F इज़ इक्वल टू F बराबर है G m1 m2, ठीक है, m2 बटा r स्क्वायर के, ठीक है, r स्क्वायर के। इसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G की अददी कीमत क्या है? G जो है हमारे पास इसमें कीमत उसकी क्या है? तो उस पर कीमत जो है वो हमारे है 6.67 ज़रबे 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो उसके अलावा सवाल नंबर 21 की तरफ बढ़ते चलें तो वो कहता है कि किसी मास के गिर्द वो इलाका जहाँ दूसरा मास ग्रेविटेशनल कशिश की फ़ोर्स महसूस करे क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या इनर्शिया जोन। तो ज़ाहिर सी बात है जवाब नंबर बी जो है हमारा दुरुस्त है, ग्रेविटेशनल फील्ड उसे कहते हैं। तो सवाल नंबर 22 की तरफ बढ़ते चलें। एक 3000 किलोग्राम के ट्रक पर 7500 यानी 7500 न्यूटन के फोर्स लगाने से पैदा होने वाला एक्सेलरेशन कितना होगा? मिसाल ये एक मिसाल से लिया गया है MCQs, ठीक है। तो कितना होगा? तो जैसे ही हम तफसीली मफ़हूम पढ़ेंगे तो फार्मूला होता है हमारे पास F इज़ इक्वल टू m में होता है और एक्सेलरेशन जो बराबर है F बटा m के होता है। तो F जो है हमारे पास 7500 है और m जो है हमारे पास 3000 kg है। तो जैसे ही हम इसको हल करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो जवाब नंबर बी जो है हमारे पास दुरुस्त है। सवाल नंबर 23 की तरफ बढ़ते चलें। फ्रिक्शन के ख़िलाफ़ वर्क करने से ज़ाया होने वाली मैकेनिकल एनर्जी किस शक्ल में तब्दील होकर ज़ाहिर होती है? लाइट एनर्जी, हरारत या हीट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो ज़ाहिर सी बात है फ्रिक्शन के ख़िलाफ़ जो भी एनर्जी मैकेनिकल जो भी वर्क ज़ाया होगा, ठीक है, तो हमारे पास हरारत या हीट एनर्जी के फॉर्म में तब्दील होगा। उसके बाद सवाल नंबर 24 की तरफ बढ़ते चलेंगे। आसमान पर रात को नज़र आने वाले टूटते हुए चमकदार सितारे यानी शूटिंग सितारे की जलने की साइंसी वजह क्या है? सूरज की हरारत, ज़मीन की फ़िज़ा में दाखिल होते वक्त हवा की शदीद फ्रिक्शन या कीमियाई धमाका या मकनातीसी असर। जब भी टूटे हुए चमकदार सितारे जो होते हैं ना हमारे पास एस्ट्रॉयड, वो सितारे नहीं होते, वो हमारे पास पत्थर की एक फॉर्म होती है। जैसे ही वो ज़मीन के माहौल में यानी ज़मीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं तो वहाँ पे होती है हवा। तो जो हवा होती है वो ऊपर की जानिब पत्थर के ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ उसे मतलब के क्या कहते हैं असर कर रही होती है, ठीक है, लग रही होती है। तो उस वजह से फ्रिक्शन पैदा होती है और फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे मतलब कि हीट एनर्जी पैदा होती है, आग जैसी शक्ल पैदा होती है जिससे हम कहते हैं कि ये टूटता हुआ सितारा है। तो जवाब नंबर बी जो है हमारे पास दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 25 की तरफ बढ़ते चलें तो कहता है जब कोई स्पेस शटल खला से वापस ज़मीन की फ़िज़ा में दाखिल होती है तो हवा के फ्रिक्शन से इसकी सतह का टेम्परेचर कितना होता है? इसकी सतह का टेम्परेचर जो है वो
950 सेल्सियस होता है, 950 सेल्सियस यानी सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है स्पेस शटल का। जवाब नंबर बी जो है वो दुरुस्त है। सवाल नंबर 26 की तरफ बढ़ते चलें। दो साकिन सतहों के दरमियान हरकत शुरू होने से पहले अमल करने वाली ज़्यादा से ज़्यादा मुखालिफ फोर्स क्या कहलाती है? काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन या फ्लूइड फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो इसका जवाब है। दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन बी है, स्टैटिक फ्रिक्शन। सवाल नंबर 27 की तरफ बढ़ते चलें। कहता है कि रोलिंग फ्रिक्शन की अददी कीमत स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत कितनी कम होती है? 2 गुना, तकरीबन 100 गुना कम होती है, 10 गुना कम होती है या दोनों बराबर होती हैं? तो ये तकरीबन 100 गुना कम होती है। सवाल नंबर 28 की तरफ बढ़ते चलें। खुश्की और पानी दोनों की सतह पर हवा के दबाव के कुशन पर चलने वाली ख़ास बहरी सवारी क्या कहलाती है? सबमरीन, हवाई क्राफ्ट, जेट बाइक या हेलीकॉप्टर? हॉवर क्राफ्ट नहीं, हॉवर क्राफ्ट कहलाती है। ठीक है, ये बहरी सवारी। तो उसके अलावा सवाल नंबर 29 की तरफ बढ़ते चलें कि हवा या माए की मजम्मत कम करने के लिए तेज़ रफ्तार गाड़ियों, हवाई जहाज़ों और बहरी जहाज़ों के फ्रंट को कैसे बनाया जाता है? चौड़ा और चपटा, नोकदार, तिरछा यानी स्ट्रीमलाइन, और मुरब्बा की शक्ल में, वज़नी शक्ल में। तो उसे स्ट्रीमलाइन बनाया जाता है, ठीक है, ताकि वो हवा के या माए की मजम्मत कम करने के लिए काम आ सके। ठीक है। उसके अलावा सवाल नंबर 30 जो है हमारे पास, जब गिरते हुए जिस्म पर कोई मुखालिफ मज़ामत की फ़ोर्स इसके वज़न के बराबर हो जाए तो जिस्म में मुस्तकिल वेलोसिटी से गिरता है, इसे क्या कहते हैं? इब्तदाई वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, औसत वेलोसिटी या मुतगय्यर वेलोसिटी? तो इसे हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। सवाल नंबर 31 की तरफ बढ़ते चलें कि कहता है कि हरकत करते हुए किसी जिस्म के मास और वेलोसिटी के हासिल ज़रब को क्या कहा जाता है? फोर्स, इनर्शिया, मूवमेंट या काम? ठीक है, तो हम इसे मूवमेंट कहते हैं। जवाब नंबर बी दुरुस्त है। सवाल नंबर 32 की तरफ बढ़ते चलें तो वो कहता है कि न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक हासिल फ़ोर्स और मोमेंटम में तब्दीली का दुरुस्त मसावाती ताल्लुक़ क्या है? तो अलिफ जो है हमारे पास, फ़ोर्स बराबर है डेल्टा पी ज़रब डेल्टा टी के, फ़ोर्स बराबर है डेल्टा पी बटा डेल्टा टी के, फ़ोर्स बराबर है एम बटा ए के, फ़ोर्स बराबर है मोमेंटम बटा एम के। ठीक है, तो हमारे पास जवाब नंबर बी जो है वो दुरुस्त है। फ़ोर्स बराबर है डेल्टा एम और डेल्टा पी बटा डेल्टा टी के। ठीक है। सवाल नंबर 33 की तरफ बढ़ते चलें तो वो कहता है कि शीशे के नाजुक सामान की नकलो हमल के दौरान पैकिंग में स्टायरोफोम या बुलबुलेदार शीट का इस्तेमाल फ़ोर्स को क्यों कम करता है? क्योंकि ये मास बढ़ा देता है, क्योंकि ये टकराने के वक्त के दौरानिए को बढ़ाकर फोर्स को कम कर देता है, क्योंकि ये वेलोसिटी सिफर कर देता है, क्योंकि ये इनर्शिया कम कर देता है? जवाब नंबर बी जो है इसका दुरुस्त है, क्योंकि ये टकराने के वक्त दौरानिए को बढ़ाकर फोर्स को कम कर देता है। ठीक है। सवाल नंबर 34 की तरफ बढ़ते चलें। हादसे के वक्त कार के अगले और पिछले हिस्से के दबाव से दब जाने और टकराव की एनर्जी जज़ब कर लेना किस डिज़ाइन की वजह से होता है? सीट बेल्ट की वजह से, क्रम्पल जोन की वजह से, एयर बैग की वजह से, ABS ब्रेक की वजह से? तो क्रम्पल जोन की वजह से ये मुमकिन हो सकता है। ठीक है, ये डिज़ाइन की वजह से होता है, क्रम्पल जोन डिज़ाइन होता है एक। ठीक है। सवाल नंबर 35 की तरफ बढ़ते चलें तो वो कहता है कि अगर किसी अलग थलग सिस्टम पर कोई बैरूनी फ़ोर्स अमल ना करे तो इस सिस्टम का कुल मोमेंटम वक्त के साथ बढ़ता रहेगा, हमेशा मुश्किल महफूज रहेगा, सिफर हो जाता है या दोगुना होगा? तो ज़ाहिर सी बात है, कोई अलग से फ़ोर्स असर नहीं कर रही अलग थलग सिस्टम पर, तो हमेशा मुस्तकिल और महफूज ही रहेगा उसका जो मोमेंटम होगा। सवाल नंबर 36 की तरफ बढ़ते चलें तो वो कहता है कि एक 160 ग्राम मास की क्रिकेट बॉल को हिट करने पर वेलोसिटी में 80 मीटर पर सेकंड तब्दीली आती है। अगर काइनेटिक टाइम 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 ज़रबे 10 की पावर -3s हो तो बल्ले की फ़ोर्स क्या होगी? तो ये मिसाल नंबर 3.2 है। तो कहता है, तफसीली मफ़हूम पढ़ते हैं हम इसका। डेल्टा टी जो है हमारे पास वो है 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3। उसके बाद डेल्टा वी जो है हमारे पास 52
माइनस माइनस की 28, ठीक है। ये एक इक्वेशन है, डेल्टा वी का फार्मूला यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, डेल्टा वेलोसिटी का। तो डेल्टा वेलोसिटी जो होता है हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी, और डेल्टा टी जो होता है हमारे पास चेंज इन टाइम होता है, ठीक है। 80 मीटर पर सेकंड आया, और मास जो है हमारे पास 160 ग्राम यानी 0.16 ग्राम आया हमारे पास। तो हमारे पास जो है, जो इसका पूरा आंसर निकला वो हमारे पास 3200 न्यूटन निकला। 3200 न्यूटन की फ़ोर्स बल्ले की फ़ोर्स होगी, ठीक है। सवाल नंबर 37 की बात करते चलें तो एक 10 केजी मास के ब्लॉक पर 5 न्यूटन की उफ़क़ी फ़ोर्स लगाई जाती है। 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो जैसे ही हम तफसीली मफ़हूम में मैंने पूरी कैलकुलेशन रखी है, तो कैलकुलेशन एक दफ़ा देख लीजिएगा। ये आपकी बुक में से जो मतलब कि फ़ार्मूला है ना, उसको देख के बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये आपकी बुक में से ही सवाल दिए गए हैं मैंने। तो 2.5 मीटर पर सेकंड इसका जवाब है। जवाब नंबर बे जो है वो दुरुस्त है। सवाल नंबर 38 की तरफ बढ़ते चलें। एक शख्स का मास 80 केजी है, चाँद पर इसका वज़न कितना होगा? एक जहाँ पे चाँद पर ग्रेविटी की फ़ोर्स जो है वो 1.6 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। इसको मीटर पर सेकंड पढ़ते हैं, ठीक है। -2 ऊपर मैंने गलती कर दी है थोड़ी सी, लेकिन यहाँ पे मैं गलती ठीक कर रहा हूँ। आप इसको मीटर पर सेकंड पढ़िएगा, -2 जहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो उस का दुरुस्त जवाब जो है 128 न्यूटन होगी, ठीक है। वज़न होगा इसका 128 न्यूटन। उसके बाद सवाल नंबर 29, 5 ग्राम यानी 0.005 किलोग्राम मास की गोली बंदूक से 300 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से फायर होती है। अगर बंदूक का मास 10 किलोग्राम हो तो बंदूक की रिकॉयल स्पीड क्या होगी? रिकॉयल स्पीड, ठीक है, क्या होगी? -0.15 मीटर पर सेकंड होगी इसकी रिकॉयल, ठीक है। ये आपके पास एक जो है ना हिसाबी सवाल 3.4। तो कहता है कि एक 75 किलो, ठीक है, 75 केजी का खला नोड यानी खलाबाज हम इसे कहते हैं, 3 किलोग्राम की रेंज 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे फेंकता है, ठीक है। रेंच है ये, ठीक है। फेंकता है, पीछे हटने पर खला नोड की स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, ठीक है। इसका ये हिसाबी सवाल 3.5 में से लिया गया है, ये 3.4 में से लिया गया है। सवाल नंबर 29 जो है ये आप देख लीजिएगा, और इसके अलावा ये आपके हिसाबी सवालात भी इसमें कवर हो गए। तो उसकी स्पीड जो होगी -0.20 मीटर पर सेकंड -0.20 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है। माइनस नफ़ी का जो है 0.2 मीटर पर सेकंड भी। तो ये हमारे हो गए मतलब कि 40 MCQs हो गए। मुझे नहीं लगता कि अगर आप ये 40 MCQs कर लेंगे तो सबक नंबर 3 में से कोई ऐसा MCQs आएगा पेपर में जो आपको परेशान करेगा या आपको ना आता हो। तो ये 40 MCQs बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs हैं, ठीक है। एक तो इसे आप ज़हन नशीन कर लें, दूसरा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लाइक कीजिएगा। अगर अच्छे लगे MCQs तो लाइक कीजिएगा। उसके बाद ये आप अपने उस दोस्त को शेयर कर दें जो इस चीज़ की तैयारी कर रहा हो, क्योंकि क्या पता आपके एक शेयर से उसकी मतलब के कहते हैं नंबर अच्छे आ जाएं, ठीक है। तो तब तक मिलते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए